हेलो एवरीवन। बेटा आज अपन लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट। अपन ने सैम्पल सेलेक्ट किया था, उसके ऊपर क्या परफॉर्म कर लिया, एपी। ठीक है, एपी में अपन ने देख लिया अगर अपन एपी परफॉर्म करेंगे एसआई पे, सेलेक्टेड आइटम पे। ठीक है, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट पे, और अनेबल टू परफॉर्म है तो ऑल्टरनेटिव आप पर, दोनों ही नहीं कर सकते तो समझ लो कि कोई डेविएशन या मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद बहुत एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस के अंदर अनोमली होता है। ठीक है, अनोमली ऐसी मिस स्टेटमेंट होती है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। सबसे पहले तो मिस स्टेटमेंट के अंदर अपन ने पढ़ा था कॉमन फीचर वाला। ठीक है, वो तो सबसे पहले पढ़ा था अपन। ठीक, तो अनोमली के केस में एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर लो। ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए कि अनोमली ही है। ठीक, डायरेक्टली किसी को अनोमली नहीं मान लेते, बहुत ध्यान रख के मानना पड़ता है। ठीक है, अब प्रोजेक्टिव मिस स्टेटमेंट क्या बोलता है, बड़ा सिंपल है, तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा। कब से अपन प्रोजेक्टिंग करते आ ही रहे कि भाई 1 लाख में से 20,000 की मिस स्टेटमेंट मिली तो 10 लाख में कितनी होगी, 2 लाख होगी, है ना। फिर अगर अनोमली है तो 20,000 में 5,000 है, 15,000 नॉर्मल है, 15 का प्रोजेक्शन होगा 1.5 लाख, 5,000 जुड़ जाएगा, वो कल अपन ने पढ़ा था। ठीक है, वही चीज़ है। द ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन टू ऑब्टेन अ ब्रॉड व्यू ऑफ द स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट। प्रोजेक्शन से सिर्फ स्केल मिलता है मिस स्टेटमेंट का, एक्चुअल मिस स्टेटमेंट नहीं मिलती। मतलब 1 लाख के अंदर सैंपल 1 लाख रुपए का था। ठीक है, 100 बिल का सैंपल था जो 1 लाख का अमाउंट है, तो 1 लाख में 20,000 की मिस स्टेटमेंट मिली। ठीक है, तो 10 लाख में कितनी हो सकती है, 2 लाख। 1 लाख में 20,000 तो 10 लाख में हो सकती है मिस स्टेटमेंट। 2 लाख की ही होगी एग्जैक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट। हम मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करते हैं मिस स्टेटमेंट को, क्यों, टू ऑब्टेन ब्रॉड व्यू ऑफ स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट। ठीक है, बट may not be sufficient to determine amount to be recorded। ये सफिशिएंट नहीं है कि हम क्या अमाउंट रिकॉर्ड करें। जो हम अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं ना उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब कि हम बता रहे हैं ना ये इतनी मिस स्टेटमेंट है, तो अगर हम किसी को बताया कि भाई इतनी मिस स्टेटमेंट अमाउंट रिकॉर्ड करें, ठीक है, रिपोर्ट करने के लिए, तो वो अमाउंट को रिकॉर्ड करना सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि तो तुम प्रोजेक्शन कर रहे हो बस ऐसे जानने के लिए। इससे पता पड़ जाता है हम लोग ये जो मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो मटेरियलिटी लेवल है उससे ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ऐसे नॉलेज लेने के लिए। अब अगर ज़्यादा हो तो फिर अपन क्या करेंगे, अगर प्रोजेक्शन करने में जो अमाउंट आया मिस स्टेटमेंट का, प्रोजेक्शन वाला मिस स्टेटमेंट, वो मटेरियलिटी लेवल से ज़्यादा हो तो अच्छे चेक करेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि वाकई इतनी मिस स्टेटमेंट है या नहीं। समझ गए बात। मटेरियलिटी से कम है तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। When a misstatement has been established as an anomaly, it may be excluded प्रोजेक्टिंग। प्रोजेक्टिंग में अनोमली को नहीं लेते। ठीक है, लेकिन बहुत शानदार लाइन बोलता है, however the effect of any such misstatement if uncorrected। प्रोजेक्टिंग में अनोमली को नहीं लेते। जैसे 1 लाख में 20,000 की मिस स्टेटमेंट तो 10 लाख में कितनी, अब इसमें से 5,000 अनोमली है तो और 15,000 ठीक है अलग है। ठीक, ये अनोमली नहीं है, तो 15,000 का प्रोजेक्शन होगा 10 लाख में, तो ये आएगा 1.5 लाख। और 5 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन ये 5 तब जुड़ता है जब क्या हो, इफ अनकरेक्टेड। 5,000 क्या हो, अनकरेक्टेड हो तब जुड़ता है ये। ठीक, तो इफ अनकरेक्टेड स्टिल नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन एडिशन टू द प्रोजेक्शन ऑफ द नॉन अनोमलस मिस स्टेटमेंट। ठीक है, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ एनी सच मिस स्टेटमेंट इफ अनकरेक्टेड, अगर ये करेक्टेड नहीं हुई, ये करेक्ट नहीं हुई, अनकरेक्टेड है ये, ठीक है,
तो क्या बोल रहा है, स्टिल नीड टू बी कंसिडर्ड, इसे भी कंसिडर करेंगे, इसे भी कंसिडर करेंगे, कंसिडर कर रहे हैं कब, इफ अनकरेक्टेड, अगर ये अनकरेक्टेड रह गई तो इसे भी कंसिडर करेंगे। बेटा हमें मिस स्टेटमेंट मिलती है तो हम मैनेजमेंट को बताते हैं, मैनेजमेंट उसे करेक्ट करता है, ठीक है। मैनेजमेंट करेक्ट ना करे तो फिर हमारा पर्पस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे, ट्रू और फेयर व्यू दे, तो हम ये बताएं कि दे रहा है, ये हमारा पर्पस है, और ना दे रहा हो तो हम ये बताएं कि नहीं दे रहा, ठीक है। अब मान लो हमें कोई मिस स्टेटमेंट मिली, तो मिस स्टेटमेंट तो दो रीजन से होती है, ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो हमें लगा यार ये एरर किया होगा इन लोगों ने, मतलब एरर होगा ये, ठीक है, अनइंटेंशनली इनसे हो गया होगा ये, तो हमने लेकर मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट ने कहा अच्छा ऐसा है कि हम करेक्ट कर देते हैं इसको, करेक्ट कर दिया, तो भी कोई मतलब ही नहीं है लेने का, ठीक है। हाँ, अनकरेक्टेड हो कंसिडर करना है, करेक्टेड हो कंसिडर करेंगे, करेक्ट कर ही दिया ना उन्होंने कहा अच्छा ये ऐसे दिखा रखा था कि हम लो सही कर देते हम एंट्री, तो एंट्री सही कर दी, सही करने से वो सही हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब वो सही हो ही गया तो जानबूझ के इसलिए मैं गलत बताऊँ उसको क्योंकि मुझे गलती मिली, भाई पहले गलती मिली, तुमने बता दी, सही कर दी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही हो गया है, तो रिपोर्ट गलत दूं मैं ये इस वजह से कि पहले मुझे गलती मिली, ठीक है। अरे पहले गलती मिलने से क्या है, अभी तो सही है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी तो ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है ना, तो फिर वो रिपोर्ट दो। हाँ, मैनेजमेंट करेक्ट करे ही ना, क्या हम तो नहीं करेंगे करेक्ट, तो बस फिर तुम्हारे हाथ में, मॉडिफिकेशन लगाना हो तो लगाओ, ठीक है, जो भी लग रहा हो। आई बात समझ में? अरे इन एडिशन का मतलब 5000 ऐसे इन एडिशन यार, ये प्रोजेक्शन होता है क्या अनोमली का, अनोमली क्यों है फिर प्रोजेक्शन होगा, तो अनोमली की डेफिनेशन में ये लिखा है नॉट रिप्रेजेंटेटिव, तो प्रोजेक्शन कैसे होगा। चलो ये समझ गए लाइन, अनोमली को एक्सक्लूड करते प्रोजेक्शन में, लेकिन अगर वो अनकरेक्टेड है अनोमली को एक्सक्लूड करते प्रोजेक्शन में, लेकिन वो अनकरेक्टेड है तो कंसीडर करेंगे उसे, ठीक है। फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल टीओडी द होल्डर शेल प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट For TOD, the holder shall project misstatement found in the sample of to the population, whereas for test of control, no explicit projection of deviation necessary. प्रोजेक्शन किस में होता है, टीओडी में, टीओसी में होता है क्या, नहीं, पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़। अगर मैंने तुम्हें कहा कि मेरी कोचिंग पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो मेरी कोचिंग के अंदर मान लो 100 बच्चे, उसमें 10 फेल होते, ठीक, तो राजस्थान में अगर 10,000 बच्चे होंगे तो कितने फेल होंगे, 1000, इसे प्रोजेक्शन बोलते है ना। तो मेरी कोचिंग में 100 में से 10 बच्चे फेल होते तो ऐसे बोलेंगे राजस्थान में अगर 10,000 बच्चे तो 1000 फेल हुए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरी कोचिंग में 10% रिजल्ट है फेल वाले बच्चों का, ठीक है, तो फेल वाले बच्चों का, जो फेल वाले बच्चे हैं, तो फेल का रिजल्ट कितना है मेरी कोचिंग में 10%, तो राजस्थान में भी कितना होगा 10%, है ना। भले राजस्थान में 10,000 बच्चे 10% ही बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे राजस्थान में 1000% रिजल्ट है फेल का, ऐसा होता है 1000%, 100% का मतलब होता है सारे फेल, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है अगर मैं परसेंटेज में जाऊंगा तो उसके प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक। इसीलिए टीओडी में करते हैं प्रोजेक्शन, टीओसी में प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ रेट निकलती है, डेविएशन की रेट, कि भाई कंट्रोल इतना % डेविएट कर रहा है ना कंट्रोल का परसेंटेज तो होगा, ऐसा नहीं बोला कंट्रोल इतने अमाउंट से डेविएट करता है। परसेंटेज एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर भी हमें कोई वो क्या बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं मिलता, ठीक है, वहाँ हर जगह अपन परसेंटेज की बात करते हैं। आज कोई अपन से पूछ ले कि भाई कितनी पढ़ाई हो गई तेरी, ठीक है, तो या कितना कोर्स है ना, कितना हो गया, कोई ऐसे पूछे तो कोर्स कितना हो गया ये बताने के लिए, अब कोर्स का मेजरमेंट तो है, चैप्टर बता दो अपन इतने चैप्टर हो गए, इतने बाकी, ऐसा ऐसा, लेकिन जनरली अपन क्या बोलते हैं कि हमारा 80% हो गया है या हमारा 70% हो गया है, क्योंकि ऐसा बोलने सामने वाले को अच्छे समझ में आ जाता है। तुम अगर ऐसे बोलोगे ना 7 चैप्टर हो गए तो उसको ये बताना पड़ेगा टोटल कितने चैप्टर है, ठीक है।
अगर उसके दिमाग में ये आ गई कि 10 चैप्टर होंगे तो वो बोले वो वायर 7 हो गए। तुमने कहा वायर क्यों बोल रहे हैं भाई, 7 ही तो हुए। हाँ 25 चैप्टर टोटल। बोले हाँ सिर्फ 7 ही हुए। पहले तो समझ रहा था वायर 7 हो गए, अब बाद जब उसको पता पड़ा 25 चैप्टर है तो बोला अबे 7 ही हुए क्या बस। तो क्या होता है, परसेंटेज एक ऐसा फॉर्म, इतना प्यारा फॉर्म होता है कि जब भी कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ना मिल रहा हो, ठीक, किसका यूज़ करो, परसेंटेज। इसलिए अपन ने स्टेट में भी देखा था कई जगह पे अपन परसेंटेज का यूज़ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर में परसेंटेज आता था, और उसके अलावा जितने भी हम लोग को निकालते थे, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, वो सारे परसेंटेज में निकलते थे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वगैरह, ये स्टेट की बात कर रहा हूँ। चलो छोड़ो कल की बात है, कल की बात, आ जाओ बेटा, नए दौर में अपन कहानी लिखते हैं। अब ये जो प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, तो ये प्रोजेक्शन किसका होता है, टीओडी का। टीओसी के प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टीओसी में डेविएशन की रेट यूज करते हैं, डेविएशन का कोई अमाउंट यूज नहीं करते, है ना, रिलेटिव मेजर है। चलो आ जाओ। तो नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन, डेविएशन का प्रोजेक्शन नहीं होता। सिंस द सैंपल डेविएशन रेट इज आल्सो द प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट फॉर द पॉपुलेशन इज द होल। समझ गए ना, सैंपल की जो डेविएशन रेट है वही पॉपुलेशन की डेविएशन रेट होगी, है ना, प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं है। मेरी कोचिंग का फेलियर की रेट 10%, राजस्थान की भी वही होगी 10%, ठीक है। प्रोजेक्शन करने की जरूरत, बढ़ जाओ आगे। समझ में आ गई ना बात, लाइन समझ में आ रही ना, होश में ना सारे, हाँ ऐसे मरे हुए क्यों बैठे हो तुम लोग, कुछ हो गया क्या तुम्हारे, नहीं, सब सही है ना। चलो, इवेल्युएटिंग रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। आप ऑडिट सैम्पलिंग के रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे। आओ कार्यक्रम शुरू करें। देखो बेटा, सबसे पहले तो अपन ने प्लानिंग करी सैंपल डिज़ाइन, फिर सैंपल लेने के लिए पहले साइज डिसाइड करो, उसके बाद साइज डिसाइड करने के बाद सैंपल को सेलेक्ट करो, मेथड का यूज़ करके, उसमें अलग अलग मेथड अपन पढ़े, ठीक है। मेथड का यूज़ करके सैंपल को सेलेक्ट कर लिया। अब सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद उस पर एपी परफॉर्म करो, वो परफॉर्म करने से तुम्हें मिलेगा डेविएशन। फिर अगली स्टेज में जाओ डेविएशन को लेकर, उसमें तुम लोग क्या करो, डेविएशन का नेचर और कॉज जानो, ठीक है, कि भाई ये डेविएशन क्यों हुआ, क्या रीज़न है, नेचर कॉज जानो ना। नेचर कॉज जानोगे तभी तो तुम्हें पता पड़ेगा क्या, कॉमन फीचर और अनोमली, है ना। तो नेचर और कॉज जानो। अब नेचर और कॉज जानने के बाद प्रोजेक्शन करो। बिना नेचर कॉज के कैसे प्रोजेक्शन करोगे, है ना। तो नेचर कॉज जानने के बाद प्रोजेक्शन, परफॉर्मिंग एपी, नेचर कॉज ऑफ डेविएशन स्टेटमेंट, इसमें अपन को सब पता पड़ता है, कॉमन फीचर, अनोमली वगैरह, इससे होता है प्रोजेक्शन, इससे फिर प्रोजेक्शन होगा। अब प्रोजेक्शन हो गया मिस स्टेटमेंट का, अब रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने में अपन क्या करते हैं, देखो बहुत काम की बात बोलता है, ऑर्डर इवेल्युएट करता है सैंपल के रिजल्ट को, ये तो बकवास बात, ये काम की बात। पहले तो बोला रिजल्ट को इवेल्युएट करता है, ऑब्वियस बात है, करेंगे इसे। इवेल्युएट समझते हो तुम लोग, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सैंपल के रिजल्ट्स की, यानी सैंपल लेकर जो हमने एपी परफॉर्म किया, जो डेविएशन आया, ठीक है, हमने प्रोजेक्शन किया है, सब जो अभी अब तक अपन ने काम किया, तो जो लास्ट में अपना प्रोजेक्शन हुआ, सैंपल का जो वो आया रिजल्ट, और उसका अपन ने प्रोजेक्शन किया, और अब उसकी स्टडी करेंगे, इवेल्यूशन करेंगे उसको। तो ऑडिटर शैल इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ द सैंपल एंड वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। अब ये देखना है, मेन चीज़ तो ये है, रिजल्ट को इवेल्युएट कर ही रहे अपन, ठीक है। मेन चीज़ तो ये है क्या, कि पूरी सैम्पलिंग करने के बाद ये देख ले ऑडिटर कि क्या सैम्पलिंग करना सही था। पूरी सैम्पलिंग कर ली, अब देखे वो कि क्या सैम्पलिंग करना सही था क्या, ठीक है। अब तुम बोलोगे पहले देख लेना ये, है ना। अरे बेटा, वो पहले भी देखता है कि उसको कौन सा मीन यूज़ करना है, 100% करना है, स्पेसिफिक आइटम करना है, या फिर ये करना है ऑडिट सैम्पलिंग, 3 मीन होते हैं, ठीक है। तो पहले भी देखता है इस चीज़ को। अब इसके पहले ही बता दिया कि एक्सटर्नल चेकिंग इज अ मैटर ऑफ पीजे, शुरुआत इससे होती है ऑडिट सैम्पलिंग की, ऑडिट सैम्पलिंग टॉपिक की शुरुआत इससे होती है कि एक्सटर्नल चेकिंग इज अ मैटर ऑफ पीजे, ठीक है। तो इस अपन पहले ही अपने जजमेंट के हिसाब से अपन देख लेते हैं सैम्पलिंग यूज़ करें या ना करें। अब जब मैंने डिसाइड किया अपन सैम्पलिंग यूज़ करें, तो फिर करने के बाद अपन को ऐसा तो नहीं लगना ना कि सैम्पलिंग यूज़ करना सही नहीं था यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी एक बार क्या कर ले, इवेल्युएट कर ले। तो
तो यूज़ करने के बाद थोड़ा और अच्छा आइडिया हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि तुमने यूज़ कर लिया, तुम्हें नॉलेज हो गई पॉपुलेशन कैसी है, क्या है उसके अंदर, किस तरह के स्टेटमेंट तुम्हें मिले। ठीक है, तो इस नॉलेज से तुम लोग अब जो इवेल्यूएशन करोगे वो थोड़ा और अच्छा होगा। ठीक है, सैम्पलिंग करने से जो तुम्हें नॉलेज मिली उससे अब दोबारा वापस इवेल्यूएशन करोगे तो ये और अच्छा होगा, क्योंकि तुम लोग सैम्पलिंग का यूज़ पीजे का यूज़ करके करते हो। ठीक है, अब पीजे मतलब प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, नॉलेज वगैरह जो तुमने क्लाइंट का पूरा अंडरस्टैंडिंग किया, बिजनेस का कंट्रोल को समझा, ये किया वो किया। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती है पीजे में। आई बात समझ में? तो ये बोलता है whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis for conclusion about the population has been tested। क्या हमने सही से यूज़, मतलब क्या हमारा यूज़ करना सैम्पलिंग का सही था क्या? ठीक है, ये एक बार देख लो। चलो थोड़ी मस्ती। टॉलरेबल स्टेटमेंट और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन पहले ही पढ़ चुके अपन, बार बार आता था पॉइंट। एक्शन ऑफ चेकिंग के अंदर अगर टॉलरेबल रेट ऑफ एक्शन ऑफ चेकिंग, इसमें टीओडी के अंदर टॉलरेबल स्टेटमेंट आता था और टीओसी के अंदर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन आता था। अब हमारी चेकिंग जो होती है, चेकिंग यानी कि सैंपल साइज, वो इस पर डिपेंड होता है, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। क्या होता है टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट? वो मिसस्टेटमेंट जो हम टॉलरेट कर सके, इतना तो हम सह लेंगे। ठीक है, तो अगर ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं तो सैंपल साइज कम, सिंपल सी बात। अब मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर, एक तरीके से ये समझ लो टॉलरेबल का मतलब होता है मटेरियलिटी लेवल। अगर आज मैं मटेरियलिटी लेवल सेट कर रहा हूँ 2 लाख, इसका क्या मतलब हुआ कि उसके नीचे को मैं मटेरियल नहीं मान रहा, यानी कि मैं सेल लूंगा इतना, है ना, यही मतलब हुआ ना। तो एक तरीके से टॉलरेबल मिस्टेक में मटेरियलिटी लेवल के हिसाब से होता है, मटेरियल लेवल होता है। ठीक, लेकिन टॉलरेबल क्यों बोला है? क्योंकि टीओसी में थोड़ी होता है कोई मटेरियल लेवल। अरे टीओसी में मटेरियल लेवल होता है क्या? आज मान लो रिकंसिलिएशन बनाना है 12 बार, है ना, हर महीने में 1 बार, तो साल में 12 हो गए ना। तो अगर वो नहीं बनेंगे तो कंट्रोल अच्छे से काम, उसमें मटेरियल लेवल कैसे है क्या? मतलब 3 बार नहीं बना, ठीक है, तो कंट्रोल में थोड़ी कमी है। अब वो फिर अपन डिसाइड करेंगे थोड़ी कमी है ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, 3 बार नहीं बना तो इसमें मटेरियल लेवल कहाँ से आया? तो टीओसी में मटेरियल लेवल होता है क्या? नहीं, मटेरियल लेवल तो किसमें होता है? टीओडी में। ठीक है, आई बात समझ में? अरे जब पर अमाउंट की बात चलेगी, अमाउंट वगैरह में गलती देखी जाएगी, वही तो मटेरियल लेवल आएगा कि भाई इतने अमाउंट से ज़्यादा मिसस्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए टॉलरेबल वर्ड यूज़ करता है, क्योंकि अगर ये मटेरियल वर्ड यूज़ करता तो सिर्फ किसके लिए जाता, फिर टीओडी के लिए जाता। टीओसी के लिए क्या करते फिर? तो टॉलरेबल यूज़ करता है अभी। ठीक है, तो बोलता है अ मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एश्योरेंस, in respect of which the auditor seeks to obtain an appropriate level of assurance that the monetary amount set by the auditor is not exceeded by the actual misstatement in the population। ऑडिटर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेगा कि जो टॉलरेबल रेट उसने सेट करी है, मिसस्टेटमेंट उससे ज़्यादा तो नहीं है ना, ठीक है, उसके अंदर ही है ना, क्योंकि उसके ज़्यादा हो गई तो चक्कर पड़ गया, फिर तो अब बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, अब तो ये मटेरियल स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है, तो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट वो होता है कि जितना हमारा ऑडिटर बर्दाश्त कर सकता है कि हाँ इतना अमाउंट, एक अमाउंट सेट करता है कि हाँ इतना चाहिए। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात कर रहा हूँ, मटेरियलिटी की नहीं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात कर। ठीक है, मटेरियलिटी अलग होता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी उससे लोअर लेवल होता है, लोअर लेवल। हाँ ठीक है, हाँ, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात कर रहे हैं, इतना अपन टॉलरेट कर लेंगे, इस अमाउंट के ऊपर गया तो फिर अब बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा ही इसके अंदर, दोनों के अंदर सेम बातें लिखी हुई है, इसमें भी वही बातें लिखी हुई है सेम। यहाँ मॉनिटरी अमाउंट है, यहाँ रेट ऑफ डेविएशन है। फ्रॉम प्रेस्क्राइब इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर सेट बाय द ऑडिटर, ऑडिटर बोलता है इतना चलेगा इसमें, मतलब बीआरएस अगर 1-2 बार नहीं बना तो चलेगा, लेकिन 2 बार से ज़्यादा हुआ तो अब ये नहीं चलेगा। तो वो कह रहा है ना 2 बार नहीं बना तो चलेगा, तो क्या है टॉलरेबल रेट ऑफ इतना वो टॉलरेट कर लेगा। ठीक है, चलो ये कुछ क्वेश्चन है कर लेते हैं। अ कंपनी स्टिपुलेटेड अ कंट्रोल
through its automated software that interest at 12% per annum is charged in case of those customers who fail to make payment within a month of a sale transaction. The internal auditor of the company finds that during a certain period. ये अब वो internal auditor का आ गया, ऐसे 610 610 IO. Internal auditor of the company finds that during a certain period software has failed to charge interest due to certain technical glitches. सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, ढंग से इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सका. Thus reporting of above situation fall in domain of internal auditors work. रिपोर्टिंग ऑफ अबव सिचुएशन, इसकी रिपोर्टिंग इंटरनल ऑडिटर के उसमें आती है कि डोमेन में. इसकी रिपोर्टिंग वो करेगा क्या, अपना कोई रोल नहीं है यहाँ पर. Thus reporting of above situation fall in domain of internal auditors work. इंटरनल ऑडिटर के काम में आता है कि ये पूछ रहा है, बस आता है ना. हाँ, इंटरनल ऑडिटर के काम में आता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा जीआरसी फ्रेमवर्क को पूरा चेक करता है, उसमें एक इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस भी होता है. ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है भाई अपना. कौन सा है, टेस्ट 4. One of the functions of internal audit includes responsibility for reviewing, control, evaluating their operation. बेटा ये पूरा 610 की लाइन लिख रहा है सेम. कोई आया है मुझसे मिलना है, बोलो अभी 5-10 मिनट लगेंगे. कोई है ना, बिठा दो उनको. हाँ, तो बेटा देखो क्या लिखा है. वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यूइंग कंट्रोल. ये सब अपन उसमें पढ़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल वाले पार्ट में. रिव्यूइंग कंट्रोल, इवैल्यूएटिंग देयर ऑपरेशन एंड रिकमेंडिंग इंप्रूवमेंट देयर टू. ठीक है, ये सब करता है ना. रिव्यू करता है कंट्रोल को, इवैल्यूएट करता है कंट्रोल को. अरे रिव्यू का मतलब अंडरस्टैंड, इवैल्यूएट करना कंट्रोल को, ये अपन 610 के अंदर पढ़े थे. और साथ में उसको क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है इंप्रूवमेंट के लिए. सब रट रखा था अपन ने, पहले रट रखा था, फिर अपन ने छोड़ दिया. In the given case, internal auditor has found that control relating to levying of interest, नहीं, levying of interest, have not operated. भाई ये कंट्रोल चल नहीं रहा. ठीक है, the system has not stimulated interest in respect of a certain period. ये पूरा क्वेश्चन लिख रहा है. क्वेश्चन, it can result in loss of income for the company and improper financial reporting. Such a matter definitely falls. पहले बोल दिया क्या काम था, यानी कि टैक्स लिख दिया, उसके बाद केस लिखा, उसके बाद कंक्लूजन लास्ट में 3 पार्ट में आंसर दिया. ठीक है, आ जाओ इसके बाद पढ़ते हैं अपन. अबे अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं किया अभी तक. देखो कर्सर का पर आधा पढ़ लिया क्या, वो तो इतना ऊपर दिखा रहा है भाई. सीए सुकेश इज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी. भाई ये सुकेश एक्सटर्नल ऑडिटर है. ही कम्स टू नो दैट देयर इज ऑल्सो एन इंटरनल ऑडिटर इन द एंटिटी. ठीक है, सुकेश को पता पड़ा इंटरनल ऑडिटर भी है. However, he finds that internal auditor is not reporting directly to a higher echelon. बेटा echelon का मतलब होता है स्टेटस. ठीक है, हायर स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन. echelon स्टेटस और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी. ठीक है, echelon एच नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, एश आएगा, एश. नए वर्ड सिखा था तुम्हें. हायर एस्ट्रॉन का मतलब हायर स्टेटस, यानी टीसीडब्ल्यूजी. तो हमने देखा टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट नहीं कर रहा डायरेक्ट. ठीक है, तो मैनेजमेंट के हायर एस्ट्रॉन को, यानी टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट नहीं कर रहा डायरेक्ट. हो सकता है मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा होगा. ठीक है, तो क्या हुआ, जो कुछ प्रॉब्लम है क्या. ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस की बात चल रही है, उसका स्टेटस अच्छा नहीं है,
ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिव को तब सपोर्ट करता जब वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर पाता। ठीक है, CS सुकेश हैज ऑल्सो, या तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करो मगर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, या तो अपन TCWG को रिपोर्ट करे या मैनेजमेंट को करे तो उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, CS सुकेश हैज ऑल्सो, और रिस्क भी ज्यादा है, स्टेटस भी खराब, रिस्क भी ज्यादा। ठीक है, डबल डोज। डिस्कस वेदर इट वुड बी प्रॉपर फॉर CS सुकेश, क्या रिलाई करे उसके काम पे? नहीं, ना तो उसका स्टेटस को सपोर्ट कर रहा है, ऑब्जेक्टिविटी को। ठीक है, और ना ही और साथ में उसके साथ में रिस्क भी हाई है। ये दोनों की वजह से अपन भरोसा नहीं करेंगे। चलो, एन ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ एन एंटिटी हैज सेलेक्टेड सैंपल बेस्ड अपॉन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ओहो, पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से कौन सी सैम्पलिंग? नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ये बात याद रखना पहले तो, पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज आते ही नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है वो। पीजे तो बाद में आएगा। पीजे क्या कर रहा है यहाँ पर? लेटर ऑन इट टर्न्स आउट दैट selected sample were not representative and it had led to faulty selection of sample। representative नहीं है, जबकि sample को क्या होना चाहिए population का? the order contends that sample were selected based upon his personal experience and knowledge, can order escape from his responsibility in this regard? नहीं भाई, वो कह रहा है कि मैंने तो अपने नॉलेज एक्सपीरियंस से लिया है। ठीक है, भले वो ये बोले सैंपल पॉपुलेशन का क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है इसने? द ऑडिटर हैज सेलेक्टेड सैंपल बेस्ड अपॉन, ठीक है, क्वेश्चन केस लिख दिया, इट इज अ केस ऑफ नॉन स्टैटिस्टिकल, ये भी लिख दिया, अपन ने भी बोल दिया ये चीज। वॉट एवर मे बी अप्रोच, ये है मेन बात, बस ये वॉट एवर मे बी अप्रोच। अब आगे तुम्हें पता ये क्या होगा, क्या लिखेगा? कोई सा भी अप्रोच यूज करो, सैंपल क्या होना चाहिए? हमें मना नहीं किया, हमें ऐसा कहा किया कहीं पे कि स्टैटिस्टिकल यूज करो, नॉन स्टैटिस्टिकल मत करो, ऐसा कहा किया उसने? नहीं, उसने दोनों पढ़ाया अपन को, दोनों के फायदे नुकसान बताए। स्टैटिस्टिकल भी फायदा बताया, नुकसान भी बताया, ऐसे ही उसके ही बताए नॉन स्टैटिस्टिकल के। ठीक है, मना नहीं किया उसने यूज करने का, लेकिन उसने कहा कोई सा भी अप्रोच यूज करो, सैंपल मस्ट बी, दिस मीन्स दैट इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर। ठीक है, ऑल्दो नॉट नेसेसरी एग्जैक्ट सेम, मतलब हमारा सैंपल ऊपर रजिस्टर लेना है, पार कर लेना है। अरे बेटा ऑफिस से ना, ऑफिस का गेट उसके ऊपर वो है ना बना हुआ, उसमें रखिए। दिस मीन्स दैट इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर टू होल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के क्लोजली सिमिलर हो। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली द, हम एग्जैक्टली सेम की बात नहीं कर रहे। ठीक है, बस खत्म। भाई क्या है इसके अंदर? ये कर्सर यहाँ तक क्यों आ रहा है? हाँ खराब हो गया लगता है, तो ही मैं बोलूँ, मैंने कहा पढ़ाई नहीं किया मैंने चैप्टर कुछ यार। चलो ये खत्म, अब नया ऐसे शुरू होगा कल 501। हाँ कल। आज के इतने बाबा टेक केयर, आपका दिन मंगल में।